नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सक्सेसफुल लोगों से मिलना और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को एक साथ एक मंच पे लेके आना। ये प्रयास तभी सार्थक होगा जब कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी कंपनी का नाम, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, इसका फॉर्मेट में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या, या हम सही दिशा में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखिए। उससे हमें एक रास्ता मिलता है और हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। आप ही हमारे टीचर हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारी अपलाइन हैं। आपकी जो बातें हैं वही हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं, हमें आगे रास्ता दिखा रही हैं। आज हमारे पास में एक विशेष मेहमान हैं। आप मिलेंगे तो जानेंगे कि वो विशेष क्यों हैं। उनके पास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 19 सालों का एक्सपीरियंस है। 15 से ज़्यादा वो फॉरेन टूर कर चुके हैं। मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर जैसी 5 गाड़ियाँ जो मेंटेन करते हैं और 5 लाख के लगभग जिनके सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पे मैं ये मानता हूँ कि लोग बहुत उनको लाइक करते हैं और वो इस चीज़ से मुझे मालूम चलता है कि कमेंट में जो नाम आते हैं उनमें बहुत बार उनका नाम आया। और जब उनका नाम आया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो हमने एक वीडियो डाला था कि वो शख्सियत बहुत जल्दी आपके सामने आ रही हैं। तो बार बार हर एपिसोड में लोग ये बोलते थे कि उनको कब लेके आ रहे हैं, उनको कब लेके आ रहे हैं। उनको किनको मैं कह रहा हूँ, पहले उनका हम लोग एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं श्री हर्षवर्धन जैन साहब। जैन साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने याद किया। जब पहली बार मैं ये सुन रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सब दिशाएं और सब नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज लीडर्स जो हैं वो अपने अपने घोड़ों को लेके अपनी अपनी दिशाओं में हैं। लेकिन जब पहली बार कान में ये पड़ा कि कोई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा इनिशिएट किया है कि दुनिया की हर इंडस्ट्री किसी एक मंच पे इकट्ठी होती है सर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं पिछले 19 सालों में ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं ऐसा देख रहा था जहां लोग डिफरेंट कंपनीज से अपने जीवन के सक्सेस की स्टोरीज को लेकर आएँ और लोगों के लिए प्रेरणा बने। और एक आम आदमी जो जीवन में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत बड़ा विजन नहीं रखता है, वो आकर जब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे देखे और ये जाने कि हाँ, इस इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा सम्मानित दर्जा है, तो वो मुझे आपके इस चैनल के ऊपर लगा और बहुत इगरनेस थी मेरी इतने दिनों से आने की, और आज वो दिन आ ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। थैंक यू सो मच सर। जैन साहब, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं व्यूअर से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बताया नहीं, आपने उस बात को छेड़ा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। 2011-12 का जो टाइम था वो इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ टाइम था। उस समय हमने देखी कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां जो एक अच्छी सोच के साथ में काम कर रही थी, उनको भी बुरे दिन देखने पड़े। उस समय एसोसिएशंस बनी, कुछ नई एसोसिएशंस आगे आई, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस इंडस्ट्री में एसोसिएशंस के साथ में क्लोजली काम करने की। तो उस समय मैंने महसूस किया कि हम लोग बड़े तो बहुत हैं, मतलब हमारी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। और संस्कृत में एक कहावत है, संघे शक्ति कलियुगे, यानी कलयुग में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो संगठन में है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। ओके। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया कि हम सभी कंपनियों को एक मंच पे लेके आएँ, लेकिन वो बहुत टेढ़ा काम था। मतलब वो उतना मुश्किल काम था कि जैसे हम मेंढकों को तराजू में तोलने की कोशिश करें, वो उतना ही मुश्किल था जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए रियासतों को एक साथ करना। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है सर। लेकिन वो मुश्किल था, लेकिन उसकी पावर हमें समझ में आई जब हमने प्रोग्राम किया
जंतर मंतर पे, उसमें बहुत सारी कंपनीज आई और हमने जाके मिनिस्ट्रीज़ में जाके हमने वो टाइम था जब हमें कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। मतलब हम लोग आवारा थे, आवारा तो नहीं कहूँगा कि हमारा कोई माई बाप नहीं था। अगर हम लोग किसी भी मिनिस्ट्री के पास में जाते, कंज्यूमर के पास में जाते कि बोले नहीं आपका काम हम लोग के नीचे नहीं आता, आप कॉमर्स में जाइए। कॉमर्स में जाते कि वो कहते कि नहीं आप तो है ना, आपका अलग तरह का मॉड्यूल है, आप हमारे अंदर में नहीं आते। तो आरटीआई में वैसे जवाब हम लोगों को मिलते थे। तो उस समय हमें ये लगा कि हमें बात करनी चाहिए। तो हमने उस समय कई सारे डिपार्टमेंट्स में जाके हमने ज्ञापन दिया कि भाई हमारी ये मांगे हैं, और धीरे धीरे लगातार वो प्रयास जारी रहे। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्यों न क्या ऐसा प्रयास किया जाए। बहुत बार चलता था, तो वो बार बार सोचने का परिणाम रहा कि 1 जनवरी 2019 से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। और शुरू करना सर बहुत आसान होता है, जब तक सहयोग नहीं मिले आपका अच्छे से अच्छा विचार भी बेकार हो जाता है। अच्छी बात ये रही, ये इस इंडस्ट्री का प्यार है कि आप जैसे लोग जिनको पूरी इंडस्ट्री में एक अलग तरह का मान सम्मान मिलता है, तो जब हम लोगों ने आपसे अप्रोच किया, कोई तो उस प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं था, कोई मेल मुलाकात नहीं थी, तो जिस प्रकार आपने उस बात को लिया और आपने हाँ भरी, तो उसने हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं, व्यूअर्स से भी मैं शेयर करना चाहता हूं। ये बात है जनवरी 2018 की। मैं बेंगलोर में था, एक नेचुरोपैथी सेंटर में, वहाँ पे मैं कुछ हेल्थ बेनिफिट्स ले रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम रहता था शाम के समय, वॉकिंग के टाइम में। तो यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति दिखे जो चेहरे मोहरे से ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई अंग्रेज हैं। तो उनका मैंने वीडियो क्लिक किया, तो उनकी जो आवाज़ सुनी, उनको देखा, तो मालूम चला कि हर्षवर्धन जैन साहब हैं। गांव का देसी लड़का मिला आपको हाँ, वहाँ पर अंग्रेज की शक्ल में। तो जैन साहब, मज़ेदार बात क्या रही, मुझे मतलब आपका कंटेंट इतना अच्छा लगा कि जितनी भी वीडियो उस समय तक आपके चैनल पे थी वो मैंने सारी देख ली। और न केवल मात्र देखी, उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, अपने बिजनेस में। और मेरा एक लालच था जिस दिन ये शो शुरू किया कि भाई जिन लोगों से पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हूँ, तो उनको एक दिन लेके आऊँगा। और ये मेरे लिए बहुत रोमांच के क्षण है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। कितनी बार मैं, दूसरे लोगों ने सुना, मैंने बहुत बार आपको सुना है सर। हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सर। आपने बहुत सारी एजुकेशन दी, आपने हर सब्जेक्ट पे बोलते हैं आप लोग, ये बहुत यूनिक चीज़ है। हर पहलू को आप छूते हैं जो इस इंडस्ट्री में ज़रूरी है। अपनी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरी वाइफ अक्सर मुझसे पूछती है कि अपने बारे में थोड़ा बताओ। अच्छा, जब मुझे शुरू में वो मिली थी, तो अब तो नहीं पूछते होंगे? जब भी मेरी लाइफ में जब मुझे कोई बैकग्राउंड पूछता है तो मैं क्या गा के उसको मेरे बारे में पूरा बता देता हूँ। क्या बात है सर। तो वाइफ अक्सर जब आप पूछती है ना, आप ऐसे कैसे अलग अलग से कैसे हो, तो मैं उसको ये कहता हूँ, देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। बहुत खूब। जस्ट किडिंग। बाकी मैं गांव का एक साधारण सा लड़का हूँ, मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ मेरा। मेरे मदर फादर की शादी हुई और शादी के 11 साल तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। अच्छा। तो भारत में जब किसी जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती तो वो पंडित जी के पास जरूर जाते हैं। 2 साल के बाद ही जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जब 11 साल हो गई और गए, वो उनके पास जाके पंडित जी से पूछा, पंडित जी संतान नहीं हो रही, तो 2-3 दिन तक स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद पंडित जी ने जो बोला, मतलब मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, और अब होवे तो होवे, क्योंकि मेरे अलावा बताएगा कौन ये बात। तो पंडित जी ने बोला, महापुरुषों को आने में टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा। तो ये बात मेरे को कई सालों तक पापा जी और मम्मी कहते रहे। मैंने कहा, महापुरुष जैसा तो मुझे कहीं भी आसपास में नहीं पता, अगर आपको पंडित जी ने बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। अरे नहीं बेटा, तेरे दादाजी भी बोलते थे। अच्छा। तो भाग्य की रेखाएं लेके आया ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरे को कहीं नहीं लगता। 1980 को मेरा जन्म हुआ। राइट। जयपुर से 18 किलोमीटर दूर एक मेरा छोटा सा गाँव है। अच्छा। वहीं पला बड़ा। 3-4 साल का हुआ तब तक घर से 1 किलोमीटर दूरी पे तालाब था, तो तालाब में नहाना चालू कर दिया था। अच्छा। तो जीवन का 3 साल की उम्र हुई, 3 साल की उम्र हुई होगी। बच्चों के साथ खेलने जाते थे। और गांव में जो जीवन में सबसे पहला यूं कहूँ चेतावनी जो मिली वो पानी से मिली। अच्छा, कैसे? तो 5 साल की उम्र थी और पानी में कूदना चालू किया। अब
पानी जहाँ तक 1-2 फीट था तब तक तो इजी, लेकिन फिर ऐसे बचपन से ऐसा था ना, और लड़के तो और भी ऊंचाई से कूद रहे हैं, मैं भी थोड़ा और ऊंचाई से कूदूंगा, तो और ऊंचाई से जाके कूदते कूदते 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, और गांव में जो तालाब 40 फीट तक लबालब भरते थे, उन तालाबों में कूदना चालू कर दिया। उम्र मेरी 9-10 साल तक तो खूब पानी में तैर तैर के एक्सपर्ट हो गया। लेकिन वो स्विमिंग पूल नहीं थे, वो उधर भैंसें नहाती थी, इधर हम नहाते थे। और लाइफ को बिंदास जिया, और तैरने में फिर मास्टरी हो गई। अच्छा, और उस तैरने में मास्टरी से जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ा यार, ये अपन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे तैरने में मास्टर हुआ तो ऐसे लगा आस पड़ोस में कि यार बहुत लोगों से अलग हैं अपन, बहुत लोगों से अलग। तो तैरने में जितनी जंपिंग करनी होती है वो, और ये सारा मास्टरी हो गई। इस बीच ये भी बहुत सारी घटनाएं हुई कि पिताजी ने कई बार मेरे को, क्योंकि अब हर पिता को डर लगता है, मेरे को वहीं से सीधा निकाल के और चड्डी में मेरी तशरीफ को जो लाल किया, तशरीफ तो समझते ना नॉर्मली कहते हैं लोग, तशरीफ रखी है, बस वहीं तो तक रखी है आपने। वो जिसको रखा जाता है ना, वहीं पे मेरी अच्छी तरह से आई। बहुत बाद में गुरुजी बताते थे मुझे कि जिसको बचपन से माँ की बातें और पिताजी की लातें मिलती है वो जीवन में बड़ा जरूर बनता है। तो मुझे भरपूर मात्रा में मिली, और ऐसा तो मुझे बाद में भी समझ में आता है जीवन में कि 5 वर्ष तक तो किसी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, 16 वर्ष के बाद भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन 5 से 16 के बीच में जितना अपने को खींच सकता है उस पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो अपना तो मन हल्का हो जाता है, और वो जीवन में अपनी लाइफ में भटकता नहीं। हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा है सर कि 5 वर्षाणि लाडयेत, 10 वर्षाणि ताड़येत, क्या बात, प्राप्ते तु षोडशम वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। क्या बात है। यानी पहले साल आप लाड प्यार करो 5 साल तक, उसके 10 साल के बाद में आप उसको मतलब डांटो भी, उसको मतलब जो भी आप डिसिप्लिन में रखो, और जब बच्चा आपका 16वें साल में प्रवेश कर जाता है फिर आपका पुत्र नहीं रहता, वो मित्र हो जाता है। वैसा आचरण आपका होना चाहिए। बोलो, आपने मेरी बात को शास्त्रों से बिल्कुल नहीं पुष्टि कर दी उस बात आप की। महापुरुष हैं। अरे सर मैंने मजाक किया था। नहीं, वो फैक्ट है सर। नहीं, वो फैक्ट है साधारण सा आदमी। बस वहाँ से जीवन में चैलेंज लेना सीखा पानी से। 9 साल की उम्र हुई तब तक क्रिकेट में चैलेंज लेना चालू कर दिया। अच्छा। और जो क्रिकेट खेला आसपास के एरिया में, मेरे गांव में, मेरे आसपास के एरिया में जितना क्रिकेट हुआ करता था उन सब की ट्रॉफीज जीतना। क्या बात है सर। 19 से ज़्यादा सेंचुरीज बना देना। सुपर। मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर रहा हूँ। ये भी कला है आप में। हाँ, क्रिकेट का इतना पैशन रहा था मेरे में, पागलपन था, जुनून था मेरा। सुबह से लेके रात जब तक नहीं होती थी तब तक खाना वहीं जाता था। अच्छा। और गांव में आसपास की सारी ट्रॉफीज करना, 3-4 बड़े सीमेंटेड पिच बनवाना, और लाइफ को मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग लेना, और बहुत क्रिकेट ने सिखाया। अच्छा। फिर इतने में बाइक का शौक लग गया। मेरे पिताजी वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो अक्सर मैं लाइफ में, मेरे को जैसे ही किसी चीज़ को, मेरी लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने नोट किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर जो थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। मैं जो चीज़ देखता था उसको कोशिश करता था वैसे के वैसे करूं। तो तालाब में बच्चों को नहाते हुए देखा तो तुरंत कर लिया। हाँ। उसके बाद में किसी न किसी आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो तुरंत कर लिया। अच्छा। जो देखता था, सेंसेस जितनी एक्टिव थी बचपन से, ये आज पता चल रहा है, पहले पता नहीं थी कि किस साइंस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो डेस्टिनी को मंजूर था, जो नियति को मंजूर था। और वही चीज़ मैंने देखा जब मैं स्कूल गया गाँव से निकल कर लगभग 15 किलोमीटर दूर पे, तो मैं मिनी बस के केबिन में बैठता था। अच्छा। सिर्फ एक ही जगह देखता था ये क्या क्या कर रहा है, तो वो लेफ्ट वाला दबाता था। अच्छा, ओके। फिर यूं करता था, फिर राइट वाला ये दबाता था। फिर इसको छोड़ता, यूं करता, यूं करता, यूं करता, यूं करता। ये मैंने 2 साल इतना देखा कि 2 साल देखने के बाद जीवन में पहला जो मैंने व्हीकल चलाया, हाँ। मेरे ताऊजी की एक गाड़ी हुआ करती थी, मेटाडोर, लंबी वाली, जिसपे डॉन मूवी में अमिताभ बच्चन को किडनैप करते थे, वो वाली। तो वो मेरे ताऊजी की एक स्कूल बस थी, वो मेरे यहाँ खड़ी थी। अच्छा। मैंने लाइफ की पहली गाड़ी वही चलाई, सब दोस्तों को और सबको बिठा लिया। 13-14 किलोमीटर ले गया, 13-14 किलोमीटर ले आया, क्योंकि वो 2 साल तक ऑब्जर्व इतना गहरे से किया था, सेंसेस इतनी एक्टिव थी कि वो मैंने बिना किसी ड्राइवर के साथ रह के मैंने वो चलाई। पहली बार में चला दी? पहली बार लाइफ का पहला व्हीकल मैंने वो मेटाडोर ही चलाई, लंबी वाली। ठोका ठाका नहीं किसी को? नहीं। अच्छा। नहीं, भगवान की दया से टचवुड आज तक मैंने लगभग 3 लाख किलोमीटर तो मोटरसाइकिल चला दी। अच्छा। 4.5 लाख किलोमीटर लगभग मैंने कारें चला दी। मुझे मोहब्बत थी इन चीज़ों से। मैं बनना चाहता था तैराक, लेकिन कोई कोच नहीं मिला तो तैराक नहीं मिला। फिर मैंने देखा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो पता चला कि मेरे पास कोई कोच नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था, कोई गुरु नहीं था, मैं क्रिकेटर भी नहीं बना। लेकिन मैं सी डिवीजन खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट खेला और सारे टूर्नामेंट्स खूब खेले। अभी तो आप मेरा क्रिक हीरोज वेबसाइट पर अगर डेटा देखेंगे, जो मैं अभी यहाँ पर, ऐसा कोई मौसम नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। और वहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड है मेरा। और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरीज जो बनाई है 37 गेंदों पे, उसके बाद फिर मेरी है 29 पे। क्या बात कर रहे हो? 29 बॉल पे। कब कौन से टाइम की बात है ये? ये मैंने खेला अभी फरवरी
मार्च 2017 में। पहले तो मैंने सन 2000 तक खेला, फिर मैं 17 साल मेरी जिंदगी के मेरे करियर में लगा रहा। मैं रिटायरमेंट के बाद अभी 37 वर्ष की उम्र में 1-1.5 साल पहले जब मैं दोबारा खेलने गया तो 20-20 साल के लड़के थे, और जो मैंने उनकी मतलब जो किया तो वो कहते अंकल क्या खाते हो? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स खाता हूँ। उनमें ताकत आ जाती है। तो क्रिकेट का पैशन हुआ, फिर ऐसी गाड़ियाँ चलाने का पैशन हुआ। ये सब इसलिए हो रहा था कि मेरी नियति मुझे कह रही थी तुझे काम ही ऐसा ही मिलेगा, तू लगा ही रहे जिंदगी पर। तो जिस काम से एक दिन मेरे दोस्त थे, हम लोग 5 लोगों को मुंबई जाना था, ना ट्रेन मिली ना कोई फ्लाइट मिली। हमने इनोवा उठाई तो सबने कहा यार 1200 किलोमीटर है जयपुर से मुंबई। हाँ, तो कि चलो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं कर लेंगे अपन। अच्छा। तो सुबह 6 बजे रवाना हुए, रात को 9 बजे मैंने जाके जगाया, मुंबई आ गया अकेले। मेरे को पैशन है, मतलब आनंद आता है मेरे को। वंडरफुल सर, वंडरफुल। नॉर्मली हम लोग जैसे 2 भी हो गए ना हम लोग, तो फिर मैं ड्राइवर को कह देता हूँ यहीं रहो, हम जाके आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ सर, जो भी हमारे गेस्ट होते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपस में। जैसे स्पोर्ट्स की आपने बातचीत की, मेरा अपना ये मानना है कि स्पोर्ट्स किसी न किसी एक स्पोर्ट्स से हमारा एक्टिव जुड़ाव रहना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वेशन रहनी चाहिए। ये मैंने ऐसे ही सुना, कोई एक पॉलिटिशियन थे वो बोल रहे थे, तो उसी दिन मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया सर। ओके। और आज मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है वो बैडमिंटन है। मैं कहीं भी जाता हूँ, फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ तो ये सोच के करता हूँ कि 8 बजे मैंने बैडमिंटन कोर्ट हॉल में मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ और सीधा बैडमिंटन कोर्ट पहुँचता हूँ, कोई किट वहाँ पे देके चला जाता है और मैं क्रिकेट मतलब बैडमिंटन खेल के फिर मैं घर पहुँचता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी किसी न किसी एक मैच को देखिए मत, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए। और जैसा आप बता रहे हैं उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको ना एक स्ट्रगल करने की एक इच्छा पैदा होती है, हार नहीं मानने का जो जज्बा पैदा होता है, तो मुझे लग रहा है कि उसका काफ़ी बड़ा योगदान है आपको यहाँ तक लाने में। सच में बहुत शुरू से बचपन में ही ऐसे टास्क मिल गए लाइफ की, चाहे वो खेल मिले हो। अब जैसे मैं पढ़ने जब गया तो टीचर्स ने अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई कि मैं पढ़ाई में डमरू था। डमरू प्रिंसिपल्स नॉर्मली रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है। इसी प्रिंसिपल को मैंने पढ़ाई पे लागू किया। फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन आता जा रहा है, फेलियर और फेलियर होता जा रहा है, लेकिन बेचारा सेकंड डिवीजन सिकुड़ता जा रहा है। तो मैं ना फर्स्ट डिवीजन आया कभी, ना थर्ड डिवीजन आया। अच्छा। डमरू था पढ़ाई में, लेकिन मेरे टीचर्स ने एक चीज नोट की कि इस बच्चे में कुछ कला है। तो मैं जब 9 साल का था और चौथी 5वीं क्लास में था, तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने एक नाटक के लिए मेरे को वो कर दिया, नियुक्त कर दिया कि आप ये सीरियल में पार्टिसिपेट करो, तो ये रोल करो। तो मेरे को रोल दिया उन्होंने छोगा का। अच्छा। छोगा मतलब एक ग्वाला था जो गाय भैंस चराता था। तो मेरी माँ उसमें मेरे को बोलती थी छोगा, तो मैं बोलता था हम तो सोगा। अच्छा, ओके। कि बेटा नहा ले। हाँ। मैंने कहा माँ जिस पे रोज गाय वैसे पेशाब करती है उसको नहाने की जरूरत क्या है। अच्छा। तो उस पे मुझे उस जमाने में 89 में 1100 रुपए की इनाम मिली। अच्छा, क्या बात, जो गांव वालों ने किया। फिर उसके बाद एक अंग्रेज का रोल मिला। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि ले तू गाने भी लग जा। फिर उसके बाद देशभक्ति गाने देने लग गए, फिर भाषण देने लग गए। तो जो लड़का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, मॉनिटर, हालांकि मैं एलकेजी से लेके एलएलबी तक रहा हूँ। अच्छा। एलकेजी से एलएलबी तक। वो घमंड तो मेरा बाद में टूटा जब मेरे को नॉलेज हुआ। मैं हमेशा ये समझता था मैं मॉनिटर रहा हूँ, बाद में पता चला बेटों ने इसलिए मॉनिटर बनाया था कि क्लास के शैतान लड़के को मॉनिटर बना दो तो उदम नहीं करेगा। अच्छा। बाद में पता चला कि वो इसीलिए बना दिया था। मतलब वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है इसलिए नहीं बनाया था। हाँ, वो मैं ही समझता था कि मैं कुछ हूँ इसलिए बनाया। पता चला शैतान बच्चों को मॉनिटर इसलिए बनाया जाता है कि शांति रहे क्लास में और कुछ वो नहीं करे। तो स्कूलिंग आपकी जयपुर की रही? स्कूलिंग जयपुर की रही। 7th क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ाई की मैंने। और उसके बाद 8th और 9th क्लास में जयपुर में 15 किलोमीटर दूर मेरे गांव से टैगोर पब्लिक स्कूल में मैं गया। अच्छा। और 10th क्लास मैंने बीकानेर से की, जहां जीवन को मैंने सीखा मेरे ताऊजी के यहाँ से। 11th 12th क्लास मैंने खंडेलवाल स्कूल से की। अच्छा। मेरे पास साइंस बायोलॉजी का सब्जेक्ट था, लेकिन मैं क्रिकेट का इतना शौकीन था कि बस कैसे न कैसे पास तो हुआ। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया, मेरे पिताजी का मेरे जीवन पे बहुत अमूल्य योगदान है। अच्छा। उन्होंने जीवन में मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। वेटरनरी डॉक्टर, जयपुर डेयरी में 30 साल सेवाएं दी। 18 घंटे उनको मैं दौड़ते हुए देखता था। 8 घंटे नौकरी करते हुए 10 घंटे खुद की प्रैक्टिस करते। तो हार्डवर्क तो मैंने जीवन में उनसे ही देख लिया था कि जीवन में मतलब मुझे ये नहीं पता था लोग रेस्ट करते हैं क्या। मैंने पापा जी को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा। मुझे बाटा के जूते ला के देते, मुझे किट ला के देते। मेरा एग्जाम था फिजिकल केमिस्ट्री का 4 दिन पे। पापा ने ये नहीं कहा कि यार पढ़ाई लिखाई कर ले? खूब कहते थे। अच्छा। लेकिन मेरा जो पैशन था, जो जुनूनियत थी कि यार हार भी नहीं, उनको अंदरूनी तो खुशी होती थी। हाँ, यार ठीक है ये कुछ और बन जाएगा, ये नहीं तो किट ला के दिया। और मैं
4 दिन बाद मेरा एग्जाम है, हम मिट्टी के पिचों पे खेला करते थे उस टाइम, कॉर्क की बॉल थी तो लग गई। ओह अच्छा। तो मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि लग गई, नहीं तो लोगों को ये तो कहूंगा ना कि इसकी वजह से फेल हुआ, पता चला मैंने पढ़ाई नहीं की थी, वो फेल तो इसीलिए हुआ। अच्छा। बीएसटी फर्स्ट ईयर में जब फेल हुआ, वो ईयर था 97, ओके 99, ओके 99 में जब बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, तो मेरे जीवन का जो 19 साल थे वो अलग और अब अलग, क्योंकि तब तक मुझे बाटा के शूज पिताजी पहनाते थे, हीरो पुक लाके देती थी 97 में जब मैं 17 साल का था। अच्छा। और दोस्तों के पास कोई ऐसा व्हीकल नहीं होता था, सब बसों में जाते बड़ी थे। बात थी उस समय। लाइफ में मेरे शौक को देख के, मेरे पैशन को देख के खूब किया, लेकिन अंदर से एक जमीर ने आवाज लगाई जिस दिन मैं फेल हुआ। मैंने घड़ी खोल के टेबल पे रख दी, मैंने बाटा के जूते यूं खोल दिए, हीरो पुक की चाबी यूं रख दी। अच्छा। अब मेरे को 2 बसें लेनी पड़ती थी, एक मेरे गांव से हाईवे तक आने में 50 पैसा लगता था, और यहाँ से मुझे स्कूल पहुंचने में 1 रुपया लगता था। अच्छा। फिर वापस 1 रुपया लगता था, और यहाँ तक 50 पैसा। ये टोटल 3 रुपया पापा जी टेबल पे रखते थे, मैं वो 3 रुपया लेके जाता था। इस 50 पैसे को मैं बचाता था, मैं यहाँ से यहाँ तक पैदल आता था और पैदल जाता था। अच्छा। ये 1 रुपया बचाता था, 3 दिन तक बचाता था, और एक कचौरी खाता था चांदपोल में, एक बहुत अच्छी कचौरी मिलती थी कड़ी के साथ में। अच्छा। वो 3 दिन की मेहनत करके फिर जीवन बदला, फिर साइंस से आर्ट्स में आया, आर्ट्स में दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट आया। अच्छा। और जीवन ने फिर करवट ले ली, जीवन ने करवट ही ले ली। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाया, सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स लाया, और जैसे ही सेकंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, और वो दिन था 29 सितंबर सन 2000। अच्छा। 29 सितंबर सन 2000, 20 साल की उम्र थी, दाढ़ी मुझ भी सही से नहीं आई थी, और आ गया मेरा दोस्त मुझे ये कहने, हर्ष चल अमेरिका से कोई आया है, अच्छा, जो जीवन बदल देगा। हाँ। अब मेरी टेंडेंसी ऐसी थी कि वो हमेशा खुश मिजाज और चीज़ों को ऐसे उत्साह के साथ देखना, राइट। तो मैं चला गया, और चला गया तो बस वो उस दिन का जो सीन था और जो लाइफ में देख रहा था, लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, ब्राजील, अच्छा, वंडरफुल। ये मेरे नेचर को भा गया। मैंने कहा अच्छा। पैसा और डांस और खुशियां और हाँ। अरे भाई ये क्या चीज है। तो 20 साल का आदमी लड़का जब बापू भोजनालय में मतलब खाना वो खाता है, डायरेक्ट सेलिंग का आपका फर्स्ट एक्सपोजर था। वो 29 सितंबर सन 2000 का, और वो जीवन में फिर नया मोड़ आ गया। मतलब आप जब सेकंड क्लास में थे, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में थे, उसी समय डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। उसी समय डायरेक्ट। वंडरफुल। और एक क्वेश्चन भी हमारे पास में आया है सर, एक लड़के ने पूछा है, और इनका नाम है मौलिक चौथानी जी। ये पूछते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं, वो खुद स्टूडेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके सामने, स्टूडेंट के सामने अलग तरह के चैलेंजेस आपने उनको फेस किया होगा। मैं अपने आप को ऐसे देखता था कि स्टूडेंट की पोजीशन में रहते हुए जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को देखता है ना, अपने आप को एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है बापू भोजनालय में खाना खाना। अच्छा। बापू भोजनालय आप समझते हैं, मतलब पिताजी के यहाँ निर्भर रहना, अच्छा, और ओके। फिर जाके बिजनेस करना, वो बहुत बड़ी कसौटी पे उतरने वाला चैलेंज होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप कर रहे हो इस बिजनेस को, तो फिर आपके माँ बाप की निगाहें आप पर है, आपके अड़ोस पड़ोस की निगाहें हैं, जो आपको इतने सालों से कह रहे थे ना बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर, अब उनकी निगाहें नहीं है, अब उनकी नजरें बहुत तीखी आपके ऊपर है। मतलब पूरी दुनिया जो आपको एक लीक पे जाते हुए देख रही थी, उसी अवस्था में आप वो बातें करने लगते हैं जो उस उम्र में उन्होंने नहीं की। तो अब वो उनको अटपटी सी लगती है। हो सकता है कुछ लोग जल्दी स्वीकार कर ले, वाह बेटा बड़ा सपने देख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग भारत में से नहीं होंगे जो जल्दी से इस बात को स्वीकार करेंगे, मोटिवेट करें। तो मान के चलिएगा स्टूडेंट अवस्था में अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डबल कसौटी है, 3 से 4 गुना कसौटियों पे खरा उतरना होगा। उस टाइम आप क्या गुटखे जर्दे तो नहीं खा रहे हैं, उस टाइम क्या आप दोस्तों के साथ तो नहीं घूम रहे, उस टाइम कहीं आप बच्चों के साथ मस्तियां तो नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आप गंदी हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके माँ बाप देखेंगे। अगर उनका ट्रस्ट कम हो गया आपके ऊपर, तो वो लोग आपको पीछे कर देंगे और आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने क्यों हेल्प की, आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में सबूत देना पड़ता है, आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। जो लड़का, मैं 20 साल का था, 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए मैं मैदान में रहता था, अपने प्राण लगा के खेलता था मैं। मतलब 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर में मैं मैच शुरू करता था दोपहर को 12 बजे जून में। अच्छा। वही बॉलिंग करना, वही कीपिंग करना, वही 100 रन बनाना, इतना पैशन के साथ।
उसने 29 सितंबर सन 2000 को गहने यूं रख दिए। अच्छा। जिस दिन मैं मैदान छोड़ के आया उसके बाद मैदान अनाथ हो गए। मेरे पिताजी ये नोट कर रहे थे। अच्छा। मेरे पिताजी ये देख रहे थे कि जो क्रिकेट नहीं छोड़ सकता था, अगर इस बिजनेस को करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, क्रिकेट छूट गया। ग्रेट। वो 5 दिन तो उनको सदमे से बाहर आने में लगा, मतलब क्रिकेट। आप भी ऐसी कोई प्राइस पे करना पड़ेगा जो इन्होंने सवाल किया है ना। आपको जीवन में कुछ तो आपके ऐसी पद चिन्ह और निशानियां छोड़नी पड़ेगी जो आपके आसपास वाले जिन पे आप निर्भर हैं वो ये कह सके बच्चे ने यार कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया है। जब तक आप पद चिन्ह नहीं छोड़ते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट भी बना रहा हूं, पढ़ाई का नाम भी करे जाऊं, आवारागर्दी भी करे जाऊं और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मौज मस्ती, क्योंकि दरअसल क्या आटा दाल तेल चावल का भाव पता नहीं होता है वत्स साहब, राइट। स्टूडेंट लाइफ में। उस टाइम जिम्मेदारियां नहीं होती। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने जीवन में लाइट का स्विच ऑफ नहीं किया। राइट। मुझे बहुत बाद में पता चला कि बिजली को बंद करना चाहिए। अच्छा। मुझे बहुत बाद में पता चला जीवन में कि पानी को यूं बहाना नहीं चाहिए। उसके बाद तो जीवन इतना सुधर गया, मैं आज चाहे मेरे घरों में पानी के मैं रिचार्ज करता हूँ 3 लाख लीटर तो मेरे घर पे। अच्छा। हर साल में 3 लाख लीटर पानी जो मुझे बारिश से मिलता है, हाँ, उसको मैं रिचार्ज स्टोर हाँ, करता एक हूँ। वीडियो में मैंने आपसे सुना वो। और मैं 1 बाल्टी से ज्यादा पानी कभी यूज नहीं करता। ये मेरे जीवन का नियम है। मतलब ये चाहे आज मेरे पास पानी की का एक नदियां अलग हों। तरह का जज्बा है सर। ये बातें मतलब जब मैंने प्राइस पे की थी तो मेरे पिताजी की नजरें थी, तो उनकी मेहनत डबल हो गई। उनके पास जावा यजदी गाड़ी हुआ करती थी, वो दूध वाली। हाँ। अच्छा। उन्होंने मेरी हीरो पुक ले ली क्योंकि वो ये एवरेज अच्छी देती थी और मैं अपने जमीर पे था। अब मुझे ये श्रृंगार अच्छे नहीं लगते पापा जी। अच्छा। फेल हो गया तो मतलब ऐसे कैसे रख दिए थे। और जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो एक डिसिप्लिन देखा था मेरे पिताजी ने। वो डिसिप्लिन देखते मेरे पिताजी के अंदर एक ऐसी करुणा आई, यार बच्चे को मुझे पैसा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग मुंबई गए तो मेरे पिताजी मेरे साथ गए, लग गए। लेकिन वो कब लगे, जब उनको ये लगा यार 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी, सारे काम इधर उधर कर दिए, ये बिजनेस अगर कर रहा है तो कुछ तो होगा। तो आपको जीवन में ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है, वो सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट की एज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं, ध्यान रखना ऐसे पदचिन्ह छोड़ने होंगे पीछे जो इस बात का सबूत देवें, जिन पे आप डिपेंड हो, जो आप पे विश्वास कर सकें और आपके जीवन में आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये करना होगा। वंडरफुल। और जब तक कुछ ना कुछ बीज मिटना पड़ता है सर, मिटे बिना बीज वृक्ष नहीं बनता। स्टूडेंट लाइफ में आप जीवन के उस दोराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे कुछ लोग कहेंगे तू भटक गया, कुछ लोग कहेंगे यार इसी एज में अगर तूने जीवन में बड़े सपने देखना चालू कर दिया तो तुझे बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये कहूँगा, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। मेरे को पता ही नहीं नौकरी कैसे होती है, मेरे को पता ही नहीं किसी के नीचे कैसे काम किया जाता है। तो मैं तो 20 साल की उम्र में माता पिता की विरासत से ही कमाते कमाते उन्होंने मुझे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरू मैंने किया। लेकिन उन्होंने जब मुझे 4 दिन बाद एग्जाम था तब किट के लिए मना नहीं किया। ऐसे माँ बाप भी सौभाग्य से मिलते हैं, सबको ऐसे नहीं मिलते हैं कि इतना सपोर्ट मिले। तो आपको कुछ तो प्राइस पे करनी होगी। देखिए जैन साहब, आपकी जो ये स्टोरी है ये न केवल मात्र स्टूडेंट के लिए है, पर अपितु ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि आज बार बार बात होती है कि भाई देश में है ना, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, बहुत कमी है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर हमारे नीति निर्धारक लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है इसमें इतनी ताकत है कि न केवल मात्र एक आदमी को रोज़गार देता है, उसको इतना महान, इतना बड़ा बना देता है कि वो रोज़गार जनरेट करता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति एक ऐसी सोच उसके अंदर पैदा हो जाती है जो अल्टीमेट चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो वहाँ तक भी पहुँचेगा जहाँ तक ये जाना चाहिए और हम लोग प्रयास जाने करेंगे। के बाद भी असर करने में समय लगेगा क्योंकि हम भारत से हैं। आज भारत बदलाव के दौर पे खड़ा है, ये सबको दिख रहा है। राइट। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से लेके यहाँ की इंडस्ट्रीज उठने से लेके परिवर्तन तो देश में हो रहे हैं। लेकिन मैं अतीत को अगर देखूं तो वत्स साहब यहाँ पर नई चीज को स्वीकार करने में भारत लेट है। 10-20 देश हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे लेकिन आज बहुत आगे निकल गए। हम डिसीजन लेने में लेट हैं, नई चीज पे विश्वास नहीं किया जाता। दुनिया में पहला एटीएम कार्ड 1958 में आया, हमारे 98 में आया। तो जनता से पूछता था मेरे 40 साल क्या कर रहे थे, कि मैं सोच रहे थे प्लास्टिक में से पैसा कैसे आएगा, प्लास्टिक में से निकलेगा कैसे। हमारी हर चीज डिले है। तो आज जो 700 लोग जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं देश को दिशाएं देते हैं, इन लोगों का ध्यान तब गया जब कोई इंडस्ट्री में पीक और बॉटम देख लेती है। जब कुछ हड़कम मच जाता है तब तो ध्यान जाता है। अब ध्यान गया है। पहले राज्य सरकारों ने और अब भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई है।
अब सामाजिक दर्जा मिल रहा है। हाँ। दुनिया हो अपने साथ कुछ अलग नहीं रहा, वही हो रहा है जो दुनिया की किसी भी बहुत सफल इंडस्ट्री के अतीत के जो पन्ने होते हैं, हाँ, वो वैसे अपने ही साथ हैं। भी वैसे ही हो रहा है। True. लेकिन हाँ, ये जरूर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है स्टूडेंट के लिए आने वाले टाइम पे। जैसे वो सेलेक्ट करता है 10th के बाद कि मुझे एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, या मुझे बायो की तरफ जाना है, या मुझे कॉमर्स की तरफ जाना है, ऐसे वो सेलेक्ट करने लगेगा मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ भी जाना है। लेकिन यहाँ विकास बहुत है सर। जो आपने बात कही सर, देखिए हम अगर यूएस की बात करें, जहाँ से इस इंडस्ट्री का सृजन माना जाता है, जहाँ से शुरू हुई है इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय ये इतनी मैच्योर स्टेज पे वहाँ पे पहुँच गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति लोगों को बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, विल क्लिंटन साहब के हैं, दूसरे लोगों के हैं। तो आपको लगता है कभी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भाई और बहनों को ये संबोधित करेंगे कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए? डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बस करने से पहले क्या होता है ना, हर एक दुनिया की हर इंडस्ट्री को कुछ बड़े परिश्रम से गुजरना होता है, कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरना होता है जिससे हम सामाजिक समरसता भी बना के चलें। इस इंडस्ट्री को आज तक बहुत बड़ा दर्जा नहीं मिला है, उसके पीछे कुछ चीज़ें, कुछ तो धोखे, कुछ मौके। धोखे और मौके लिपटे हुए होते हैं, इसलिए कोई भी आदमी अलग अलग नहीं कर सकता अगर पार की नजरें नहीं हो। तो जहाँ धोखे और मौके लिपटे हुए रहते हैं वहाँ कोई बड़ा आदमी हाथ डालने से डरता है, उसके बारे में कुछ कहने से डरता है। लेकिन जिस दिन चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, अरे रे धोखा अलग है, अरे मौका अलग है, मौके को जानने के ये पैरामीटर्स हैं, धोखों को जानने के ये पैरामीटर्स हैं, तब इस देश के प्रधानमंत्री जरूर कहेंगे, तब इस देश के राष्ट्रपति जरूर कहेंगे, तब इस देश में हर जगह हर चौराहे पे बातचीत होगी। थोड़ा लेकिन हमें भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री ने 20 साल गुजार दिए, लेकिन वो दर्जा नहीं मिलने के पीछे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो जोड़ने जाता है, लोगों को शामिल करने जाता है, लोगों को जीवन में रास्ता दिखाने जाता है, और जब वो नहीं जुड़ता तो इसके भीतर जो विद्रोह पलता है, फिर ये कामयाब होने के बाद जो उसके यहाँ ढोल नगाड़े बजाता है, ये विघटन है सर, ये विघटन है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की बड़ी कामयाबी जब हुई थी तो जाने अनजाने में लीडर्स में अहंकार भी आया था, नेटवर्करों में अहंकार भी आया था, सामाजिक समरसता को ऐसे समझने लगा था नेटवर्कर की दुनिया में कोई नहीं है हमारे अलावा, हम चौड़े बाजार सकड़े। ना, यहाँ टाटा जी, बिरला जी सब रहे हैं भैया, जमीन पे पांव रखो, सपने बहुत आगे के देखो, लेकिन पांव जमीन पे रखो। आपके अलावा पूरा विश्व आपसे छोटा है, ऐसा दिखाने का प्रयास हमें और नीचा किया 2011-12 में, और विस्फोट हुआ। मतलब इसको यूँ माने कि जैसे बहुत बार है ना, हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपैरिजन करते हैं कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ है ही नहीं, जो वो मतलब वो शब्दावली और वो कंपैरिजन सही नहीं है। सर, इस धरती पे एक नियम है, वस्तुत्व का एक गुण है द्रव्य में, वो ये कहता है इस धरती पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, हर देश काल और परिस्थिति की वजह से पैदा हुई उस घटना की विशेष परिस्थिति है। आपके पास अवसर दुनिया का सबसे अच्छा है, आप अचीवमेंट दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हो, ये आपके लिए रिद्धि है। लेकिन जब रिद्धि का अहंकार आता है तो प्रकृति रिद्धियां छीन लेती है। हमें इन रिद्धियों को बचा के रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में, कोई व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है लेकिन अगर वो 4 दिखाने का प्रयास कर रहा है, रिद्धि छीन ली जाएगी, आप समाज से बहुत दूर नहीं जाइए। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर बहुत बड़ा दर्जा देना चाहते हैं तो आप एक लीग के साथ मिलकर चलिए, ताकि उनकी निगाहें हम पर जाए। उनकी ईर्ष्या हम पे जा रही है, उनकी एक ईर्ष्या ऐसी करती है, और ये तो अलग है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना इन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई की ना और कुछ किया, और आज इनके पास गाड़ियाँ आ गई, इनके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी। वो जाने अनजाने में उनके भी अहंकार को चोट करता है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बजाय कहीं ना कहीं वो लोग डिमोट करने लगते हैं। जिस दौर से आप अभी बता रहे थे ना सर कि आप 11 और 12 में आप ऐसे गुजरे हैं, आप दिल्ली में गुजर रहे थे, मैं राजस्थान में गुजर रहा था। मैं 5000 लोगों के साथ 20 से ज़्यादा थानों में गया। मैं 5-5 हजार लोगों के साथ मिनिस्टर्स, विधायक, CM, प्रधानमंत्री को ज्ञापन, राष्ट्रपतियों को ज्ञापन, 100 से ज्यादा सांसदों को ज्ञापन। राजस्थान में हमने, जैसे 1857 में इस देश के क्रांतिवीरों ने काम किया था ना, जगाने के लिए देश की जनता को और आज़ादी के लिए, हमने इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए किया था।
और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी थी। आप मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा मैं आपको जीवन में कैसी कैसी प्राइस। ये जो आपका त्याग था सर, आप जैसे लोगों ने जो जिम्मेवारी उठाई इंडस्ट्री के लिए, उसी का परिणाम है। गाइडलाइन आ गई हैं सच में सर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 लोकसभा में पास हो गया ग्रेट है। सर, ये अच्छी न्यूज़ है हम सबके लिए। हाँ, और बहुत अच्छा। ये जो चीज़ें, ये इंडिकेशन तो बहुत अच्छे हैं और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा मानना है कि जैसे आपने एक वीडियो दिया था हमारे चैनल के लिए और उसमें आपने ये कहा था कि भाई हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये सारे डायरेक्ट सेलर, स्पेशली जो सीनियर लोग हैं, जिनको इस इंडस्ट्री ने एक नाम दिया है, एक मुकाम दिया है, तो ये हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोच को थोड़ा बड़ा बनाएं। हमारे जो भौतिक सपने हैं, भौतिक जो हमारे लक्ष्य बनाए हुए हैं, उसके साथ में ये भी है कि हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए कुछ एक करें, प्लेटफॉर्म पे आएँ। अगर कहीं बुलाया जाता है बिल्कुल, तो वहाँ सहयोग करें, आना ही चाहिए सर। ये बहुत अच्छी चीज़। सर, आप नुकसान की बातचीत कर रहे थे, तो वो भी शेयर कीजिए। एक्चुअली ये चीज़ें हैं ना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं। सही बात है। मुझे तो सर आपके चैनल पे आने से पहले 2-3 महीने से इतना मैं उमंग थी मेरे अंदर सर, दिल्ली आने का संयोग ही नहीं बन रहा था। और बस वो ये इसलिए मेरे लिए, आपकी दूसरी बात का जवाब बाद में देता हूँ कि मैंने जो किया, पहले मेरे को ये मन में रह जाएगी नहीं तो। सर, एक बैलगाड़ी के चारों तरफ जब बैल जोत दिए जाते हैं ना, हाँ हाँ, और कहा जाता है बैलो दिखाओ अपनी ताकत, हम्म, तो बैल तो अपनी ताकत दिखा देते हैं लेकिन वो गाड़ी टूट जाती है। ये इंडस्ट्री में ये कंपनी इस दिशा में है, ये कंपनी इस दिशा में है, ये कंपनी के लीडर इस दिशा में, इस कंपनी का लीडर इस दिशा में है। एक भाव है भीतर, न देख सका का भाव, न देख सका का भाव, एक दूसरे से को छोटा दिखाने का भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव। ये छोटी लड़ाई के चक्कर में ये युद्ध हार गए। रिक्शा यूनियन भी एक है, टैक्सी यूनियन एक है, मिनी बस यूनियन एक है, रोडवेज बस यूनियन एक है, वकील सारे एक हैं, कोर्ट में हजारों बार लड़ते हैं। लेकिन दुनिया का हर एक प्रोफेशनल, दुनिया का हर एक इंडस्ट्री, दुनिया का हर एक संगठन एक बैनर पे आके एक होता है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री अभी ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है ना 10 कंपनियों में आओ और एक जगह बैठो, नहीं, हम तो उनसे वैसे बड़े हैं, हमारे को उनकी क्या जरूरत है, वो हमसे, वो हमारे अड़ते कहाँ है, हमारा अचीवमेंट कितना बड़ा है, उनका कितना है, उनके प्रोडक्ट कैसे, उनके ये अपना अपना भाग्य, ये अपने अपने जीवन के हिस्से का मिला हुआ वरदान है प्रकृति का। इन पे एक दूसरे से नहीं उलझ कर एक मिशन बनाया जाए ना सर। जिस दिन जैसे दवाई कंपनियों की बात होती है, एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर बिंद्रा जी ने बना दिया था डॉक्टर्स के ऊपर। वो कुछ जीवन की सच्चाइयां उन्होंने उजागर कर दी। तरीका बहुत अग्रेसिव था जिसकी वजह से ईगो हर्ट भी हुई। लेकिन आप ये देखो, बंगाली डॉक्टर गलिका से लेके देश का सबसे बड़ा डॉक्टर इधर सामने खड़े हुए। वकील के बारे में बात करते सामने खड़े मिलेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री को तोड़ना इतना ज्यादा आसान हो गया था उस वक्त। और यूं कहूं आज भी ये परिस्थिति के मारे हुए हैं। असली तो पता तब चलेगा जब दुनिया के सारे नेटवर्कर कामयाब भी होंगे और फिर देखिए यूनाइट। क्योंकि सर सुख क्या करता है, कंपटीशन पैदा करता है, दुख खींचता है, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा करता है। जीवन में जब आपके पास खूब होगा तब आप एक होंगे कि नहीं होंगे, तब ये देश के लोग आपको चाहेंगे, तब सामाजिक समरसता आएगी। क्योंकि सर बहुत कुछ प्राइस पे करना पड़ता है आपको जीवन में, ये प्रूव करना पड़ता है। आज वो सैनिक, आप और हम दुनिया के लोग वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो वतन के लिए लड़ रहे हैं। कितना जीवन का फर्क है, इसलिए पूरा देश उनके लिए तालियां बजा रहा है। कुछ हम भी तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो बहुत मास्टर हैं। ये कंपनी छोटी, ये बड़ी, ये प्लान अच्छा है, वो प्लान बुरा, ये इनसे ऊपर उठो ताकि पूरी इंडस्ट्री उठे। जिसके भाग्य में जिस देश काल परिस्थिति से जो हुआ है, न देख सका का भाव से ऊपर उठे बिना ये इंडस्ट्री बहुत सुनहरे पलों को देखने में अभी समय इसलिए लग रहा है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जिसमें सुरेंद्र सर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ये पहल की है, ये पहल होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो को दुनिया में जितने नेटवर्कर देख रहे होंगे सर, सफल होने के बाद आपको याद किया जाएगा, लेकिन भावना पहले से भाना कि सफल लोग यहाँ पहुंचे और आकर बताएं। क्योंकि सर हर इंडस्ट्री का एक वो फिनिश प्रोडक्ट है जो दुनिया देखती है। हमारा फिनिश प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि हम फिनिश प्रोडक्ट तो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं। नहीं, वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ एनर्जी लगा रहे हैं। आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक 5 उन्नतियों से जीवन की तरक्की होती है। आपने एक उन्नति ले ली और आप जीवन में दूसरों के ऊपर चढ़ रहे हैं, नहीं, 5 उन्नतियां लीजिए ताकि आप दुनिया में लोगों को भी कंट्रीब्यूट करें। तो निगाहों को लेके जाना पड़ेगा सरकारों को। राइट।
फिर हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उनका ध्यान इधर आएगा। और वो ध्यान जिस दिन आ गया ना सर, हमारी ये बहुत बड़ी जीत होगी। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा सर। एक बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। एक बार अंक गणित की संख्याओं में आपस में कंपटीशन हो गया। 9 ने 8 को कहा मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, 8 ने 7 को कहा मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, 7 ने 6, 6 ने 5, 4, 3, 2 ने पूरा गुस्सा एक पे निकाला कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। अब एक के पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि वो 0 के पास में जाए और सारी जो हरासमेंट है, सारा जो अपना गुस्सा है वो 0 पे निकाल दे और बोले कि तुम 0 हो, तुम्हारा नाम ही 0 है, मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। लेकिन एक ने इस विकल्प को नहीं चुना। उसकी सोच आप जैसी कहीं महान सोच थी। वो 0 के पास में गया और 0 को अपने साथ में मिला लिया। 1 और 0 मिलके 10 हो गए और सबसे बड़े हो गए। गजब हो गया। तो वही चीज़ हमारे डायरेक्ट सेलर को समझने की ज़रूरत है कि हम साथ में लें, सबसे बड़े हो जाएंगे। देखिए आज जो हमारी इंडस्ट्री में पावर है, आज हम लोग यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे ये इंडस्ट्री किस लेवल पे है। रिटेल के बिज़नेस की अगर हम बातचीत करें तो रिटेल के बिज़नेस का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के द्वारा आ रहा है। चाइना की बातचीत करें, मलेशिया, मैक्सिको, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जो हमारे मतलब एक छोटे से स्टेट के बराबर जिनकी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम ये देखें कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है, हमारे से कहीं ज़्यादा है। तो अगर माहौल बनेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपस में एक दूसरे के साथ में लेके काम करेंगे। बहुत अच्छा। और मेरा ये मानना है सर, आप जैसी सोच के लोग इस इंडस्ट्री में हैं। सर आप जब वो एग्जांपल अभी गणित वाला दे रहे थे ना, प्लीज़, गणित हार रही थी जब 9-8 के ऊपर था, 8-7 के ऊपर था, तब तक पूरी गणित हार रही थी। क्या बात है सर, क्या पूरी गणित हार रही थी, विज्ञान हंस रही थी, संस्कृत हंस रही थी। उन लोगों तुम्हारे ऊपर नीचे के चक्कर में गणित हार जाएगी। और किसी 1 और 0 ने ये यकीन दिलाया। अच्छा, 0 और 1 दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब हर इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग जिनका दिल बड़ा होगा, इंडस्ट्री बड़ी होगी और वो एक होके दुनिया को दिखाएंगे। दिशा एक है तभी जीतेंगे सर। आज एक अभी सर कोई आदमी की सुंदरता कम हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इसी पे कंपटीशन कर रहे हो, इस चक्कर में मनुष्यता हार जाएगी। हमारी इंडस्ट्री जीतनी चाहिए। सर वो पंडित जी ने ना बिल्कुल सही बोला था। अरे नहीं सर, नहीं रियली आपने देखिए इस कहानी को, मतलब मैंने इस कहानी को सुना और सुनाया भी, लेकिन ये जो एंगल आपने दिया है संस्कृत से साइंस से ऊपर उठने का, वो एक अल्टीमेट है। ये आपकी इंडस्ट्री सर, इसीलिए खूबी है। मैंने क्या 11-12 में इस वक्त को जिया है सर। जो लड़का 2000 में एक छोटी सी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, इस इंडस्ट्री ने उसको फर्श से अर्श पे पहुंचाया, बॉटम से पीक गया और पीक ने बॉटम दिखाया। राइट। इस बॉटम ने मेरे को ये समझाया जीवन में कि जब तू इतना ऊपर चला गया था, तुझे यहाँ इसलिए पहुंचाया प्रकृति ने, अहंकार नहीं करना चाहिए था। अहंकार नहीं कर, ये सीख गया तो मैंने इधर की छलांग नहीं लगाई, ये मैंने ठप्पा बनाया और पिछले पीक को तोड़ा। राइट। प्रकृति और जीवन ऐसे चलता है। फिर पिछले पीक से मैं बॉटम पे आया, फिर मैंने पिछला पीक तोड़ा। तो ठप्पा एक अजीब व्यवस्था है प्रकृति में, और वो ठप्पा महान प्रकृति की देन है जो अहंकार को कम करने में मदद करती है। अगर वो कोई कर लेवे तो आज नेताओं को देखो सर, किस किस झोंपड़ी में जाके खाना नहीं खाते, इसलिए देश पे राज करते हैं। और डायरेक्ट सेलर किसान से मिलने में, किसी गरीब से मिलने में, किसी की उपहास करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। ना, इस देश की मिट्टी ने अपने को बहुत कुछ दिया है सर। हर व्यक्ति, कोई कर रहा नहीं कर रहा, कोई छोटा बड़ा नौकरी को, मैंने बहुत बार देखा लोगों को स्टेज से कहते हैं नौकरी वाले ये होते हैं, नौकरी वाले वो होते हैं। आपके पास रिद्धि आ गई, इसका मतलब ये नहीं है सारी दुनिया बेवकूफ़ है। साथ लेके चलने का प्रयास करिए। ये सारी बातें मेरे तब निकल रही है जब आपने कहा ये प्रधानमंत्री जी कब इस देश के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बोलेंगे। सर ये है प्रोग्रामिंग। जैसे हम कंप्यूटर पे इस कीबोर्ड पे ए दबाते हैं ना, तो सामने ए दिखता है, लेकिन दबता ए नहीं है। वो 0 और 1 जो है ना, उस डिजिट बाइनरी पे जो कंप्यूटर बना है, ये दिख रहा है ए। प्रोग्रामिंग कुछ अंदर है, दिखेगा ए। तो मोदी जी का बोलना तो बल्ब जलना है, लेकिन उसका स्विच आप और हम मिलके दबाएंगे और वो माहौल क्रिएट करिए। सर आप इतने प्रेम और इतनी करुणा से बिजनेस को सींचिए, आपकी कामयाबी होगी तो रोशनी तो चारों तरफ जाएगी। गंदगी को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता और खुशबू को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। खुशबू और बदबू को कैद नहीं किया जा सकता। आप अपने निष्कपट मन से सींचिए इंडस्ट्री को, ध्यान जाएगा। दोस्तों, हर्षवर्धन जैन साहब की जितनी डिमांड थी, वो डिमांड वाजिब थी, वो हमें देख के लग रहा है। और आज का हमारा ये इंटरव्यू बहुत लंबा होता जा रहा है। समय की सीमा है, उसके अनुसार
आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लोग हर्षवर्धन जैन साहब से मिलेंगे और उनसे और आगे सीखेंगे कि इस बिज़नेस में कामयाब कैसे होएं और बिज़नेस के साथ साथ में ज़िंदगी में हमें कैसे कामयाबी मिलती है। सेकंड एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे। आज का एपिसोड हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और रात्रि 8 बजे हम लोग आपके सामने उपस्थित होते हैं एक नया एपिसोड लेके। तब तक आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे। और एक वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं कि आप कमेंट में जाके कंपनी का नाम, कंपनी का प्रोडक्ट, प्लान, उनके बारे में डिस्कस मत कीजिए। हाँ, ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, वो चीज़ें आप जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।